हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और ऑनलाइन स्टडी का भरपूर फ़ायदा जो है आप लोग उठा रहे होंगे। तो आज इसी कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है अर्थक्वेक एंड वेव्स, भूकंप और भूकंपीय तरंगें। प्यारे बच्चों, हमारा ये जो विषय है, इस विषय के अंतर्गत जो भूकंप है, भूकंप के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। ठीक है, मेन एम एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारे आज इस विषय का जो उद्देश्य है वो भूकंप क्यों आते हैं, सबसे पहले भूकंप कहाँ किसे जाता है, क्यों वो आते हैं, और उनके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो अध्ययन है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये आज हमारा मेन एम एंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भूकंप कहाँ किसे जाता है, भूकंप क्या है, व्हाट इज अर्थक्वेक। प्यारे बच्चों, आपने अपने इस जीवन काल में कभी न कभी भूकंप को महसूस किया होगा या फिर आपने सुना अवश्य होगा कि इस स्थान के ऊपर भूकंप आया, इस भूकंप से इतना नुकसान हुआ, इतने जान माल का नुकसान हुआ। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। भूकंप से अभिप्राय है कि पृथ्वी के ऊपर कंपन का उत्पन्न होना या उसमें कंपन होना या उसमें जो है हलचल उत्पन्न होना, उसी को ही भूकंप कहा जाता है। ठीक है, हालांकि पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के एक सीमित क्षेत्र के ऊपर कभी कभार जो है इस प्रकार की कंपन जो है महसूस की जाती है, हलचल महसूस की जाती है। जब कभी हम सड़क के किनारे खड़े हों और हमारे आसपास से भारी वाहन अगर वहाँ से हाई स्पीड के ऊपर गुजरता है, तो उस समय क्या होता है कि हमें वहाँ पे भूकंप जो हलचल जो है, हल्की सी कंपन जो है महसूस होती है। या कभी कभार जो है लैंडस्लाइडिंग अगर कहीं हो या एवलांचेस अगर आते हैं तो उनके कारण भी एक सीमित क्षेत्र के ऊपर इस प्रकार की हलचल जो है या कंपन महसूस की जाती है, लेकिन उसको हम भूकंप नहीं कहते हैं। ठीक है, अगर विशाल क्षेत्र के ऊपर इस प्रकार का कंपन अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप हम बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस है, भूकंप का जो प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया है और यदा कदा जो है इस प्रकार का कंपन जो है वो महसूस धरातल के ऊपर किया जाता रहा है। ठीक है, और ये जो कंपन है, ठीक है, ये हमारे स्थल मंडल के ऊपर, हमारी जो भूपरपटी है, लगभग आप ये मान करके चलिए कि धरातल के अंदर लगभग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर के अंदर ही इस प्रकार की घटना जो है ये घटित होती है, सिर्फ 200 किलोमीटर तक ही। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भूकंप किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन जो है आप लिख सकेंगे। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि भूकंप आते क्यों हैं। आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि वाई अर्थक्वेक अकर्स। ठीक है, भूकंप क्यों आता है। तो भूकंप आने का के बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लेकिन उन सभी कारणों में सबसे जो सर्वोपरि जो कारण है वो है ऊर्जा की रिहाई। ठीक है, ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा की रिहाई के कारण, यानी कि हमारे धरातल के ऊपर जो है क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है धरातल के अंदर, पृथ्वी के अंदर ही ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो है बाहर की तरफ जो है निकलने का प्रयास करती है और उसके कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो फिर सभी दिशाओं की तरफ जो है वो फैलती हैं और उसके कारण भूकंप जो है धरातल के ऊपर आता है। ठीक है, तो ये तरंगें जो है वो कहाँ से आएंगी, ये आएंगी धरातल के अंदर जो जहाँ भ्रंश पड़े हुए हों। भ्रंश का मतलब है दरार।
ठीक है, इंग्लिश में इसको फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, किसी स्थान के ऊपर क्या होता है, जब ये शैल चट्टानें जो हैं इनके अंदर दरारें होती हैं तो इनके अंदर से ऊर्जा जो है वो निकलने का प्रयास करती हैं। ठीक है, और उसी प्रयास के अंतर्गत ये जो भूखंड हैं, शैल खंड हैं, इनमें आपस में घर्षण होता है और घर्षण के कारण जो है क्या होता है, इसके बीच में कंपन जो है उत्पन्न होती है और ये जो भूखंड हैं अलग अलग दिशाओं की तरफ जो है वो प्रवाहित होने का प्रयास जो है वो करते हैं। ठीक है, विपरीत दिशाओं की तरफ जो है गति करते हैं। जैसे आप यहाँ भी इस इमेज में देख रहे हैं कि ये भूखंड जो है इस दिशा में और ये भूखंड जो है इस दिशा में जो है वो प्रवाहित हो रहा है या गतिशील हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे भ्रंश हैं और इन भ्रंशों से ही इस प्रकार की कंपन जो है महसूस की जाती है। यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो है इस प्रकार की वेव्स जो हैं वो यहाँ से निकली हैं और उसके कारण जो है क्या हुआ, कंपन जो है महसूस किया गया। ठीक है, जिस कंपन को हम क्या बोलते हैं, भूकंप हम कहते हैं। और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए कि इस स्थान के ऊपर, इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि इस स्थान के ऊपर भूकंप उत्पन्न हुआ, इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, या हाइपोसेंटर या उद्गम केंद्र जो है इसको हम कहते हैं। और इस स्थान से ठीक ऊपर धरातल के ऊपर जिस स्थान के ऊपर सबसे पहले भूकंप आकर के पहुंचता है उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, या अधिकेंद्र का नाम जो है इसको हम देते हैं। ठीक है, और यहीं से ही ये जो भूकंपीय तरंगे हैं चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ जो है वो फैलती चली जाती हैं। अब ये जो तरंगे हैं, ठीक है, हमारे धरातल के ऊपर जैसे पहुंचती हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है इनको मेज़र किया जाता है। इनकी जो है वो अभिलेखित जो करता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ जो है उसको हम कहते हैं। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र जो है उसको हम कहते हैं। आप यहाँ पिक्चर में भी आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ये हमारे भूकंप का जो सिस्मोग्राफ है ये एक ओल्ड वर्जन है। ठीक है, वर्तमान समय में इस प्रकार के सिस्मोग्राफ जो हैं वो लेटेस्ट, ठीक है, आपके पीसी लैपटॉप के ऊपर या इस प्रकार की स्क्रीन के ऊपर जो है उनको मेज़र किया जाता है, जैसे आप इसे इमेज में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो जो अर्थक्वेक वेव्स हैं उनको मेज़र किया जाता है। इसको सिस्मोग्राफ जो है वो कहा जाता है। तो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन तरंगों की जो पैमाइश है या इनको जो मापा जाता है वो रिएक्टर स्केल के ऊपर जो है मापा जाता है। रिएक्टर स्केल इकाई जो है इनकी क्या है, रिएक्टर स्केल, और इनकी तीव्रता का जो माप है वो इसी के ऊपर जो है वो मापा जाता है। और रिएक्टर स्केल की जो खोज है, ठीक है, ये जो खोज है वो चार्ल्स रिएक्टर ने की थी सन 1935 में और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ रिएक्टर स्केल। ठीक है, तो चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा जो है सन 1935 में जो है इसकी इस इकाई की जो है वो खोज की थी, यूनिट जो है वो इसकी खोज की गई थी। अब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है, भूकंपीय लहरें या तरंगें जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, जैसा आपने पहले भी इमेज में आप लोगों ने देखा कि जिस स्थान के ऊपर भूकंप उत्पन्न हुआ यहाँ से, ठीक है, क्या बोला हमने उसको, फोकस जो है उसको हमने कहा। ठीक है, और उससे फोकस से फॉल्ट जो है, भ्रंश जो है, उन भ्रंशों के द्वारा ही इस प्रकार की कंपन उत्पन्न होती है और बाहरी भागों की तरफ जो है वो विस्तारित होती चली जाती है, फैलती चली जाती है। ठीक है, और इसके ठीक ऊपरी भाग में जहाँ पे यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे क्रॉस जैसा लगा है, इस स्थान के ऊपर जहाँ सबसे पहले अर्थक्वेक वेव्स पहुँचती हैं इसको कहा जाता है एपिसेंटर जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये वेव्स हैं क्या। ठीक है, भूकंपीय तरंगे जो हैं क्या हैं, तो ये वेव्स जो हैं जब मूवमेंट्स इस प्रकार की चट्टानों के अंदर होती हैं, ठीक है, इन्हीं को ही वेव्स जो है कहा जाता है। ये भूकंपीय जो तरंगे हैं ये इनके प्रकारों की अगर हम बात करें तो यह दो प्रकार की हैं। ठीक है, दो प्रकार की वेव्स हैं। पहला है बॉडी वेव्स, ठीक है, जिनको भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। सेकंड वन है धरातलीय तरंगे जिनको सरफेस वेव जो है कहा जाता है। ठीक, दो प्रकार की हुई। आगे चल करके जो पहले प्रकार है उसके भी दो प्रकार हैं, बॉडी वेव्स के भी दो प्रकार हैं आगे चल करके। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में, जो भूकंपीय तरंगे हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा।
कि जैसे जैसे ये तरंगें, अगर मान लीजिए कम घनत्व से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में या चट्टानों में या शैलों में अगर ये प्रवेश करती हैं तो इनकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि चट्टानें जो हैं वो पिछला जो हिस्सा है उस हिस्से में से अगले हिस्से जो अगला भाग है, भूखंड है, उस भूखंड की जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज़्यादा है, तो तरंगों का वेग भी ज़्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करें कि पदार्थों के घनत्व में, जैसे जैसे चट्टानों के बीच में पदार्थों के घनत्व में अगर डिफरेंस आता चला जाता है तो इन तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन जो है होता चला जाता है। ठीक है, डिफरेंस जैसे ही आएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो दोनों के बीच में आता चला जाएगा। अब रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये परावर्तन क्या हुआ कि परावर्तन के द्वारा जो तरंगे हैं वो वापस लौट करके चली जाती हैं। जैसे आप लोग देखते हैं मिरर के ऊपर अगर इस प्रकार की रेज पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास लौट करके आ जाती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन जो है हम बोलते हैं। और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ कि तरंगें जैसे ही आगे बढ़ेंगी तो घनत्व चेंज होगा। ठीक है, डेंसिटी अगर चेंज होगी चट्टानों की तो उनकी दिशा जो है वो मुड़ जाती है, तरंगें जो है वो मुड़ जाती हैं, उसको रिफ्रैक्शन जो है वो कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि भूगर्भिक तरंगें हैं क्या। भूगर्भिक तरंगें, इन तरंगों की अगर हम बात करें, भूगर्भिक तरंगों की बॉडी वेव्स, ये जो बॉडी वेव्स हैं ये जहाँ से उद्गम केंद्र है, फोकस जो है, उस फोकस से जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी के रिलीज होने से ये तरंगें जो है उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सबसे पहले यही तरंगें जो है उत्पन्न होंगी। और क्योंकि ये तरंगें जो है धरातल के अंदर अंदर, मूवमेंट्स इनकी कहाँ रहती हैं, हमारे धरातल के अंदर ही इनकी मूवमेंट्स जो है रहती है, संचरण जो है वो अंदर ही रहता है, जिसके कारण जो है इनको क्या कहा गया है, भूगर्भिक तरंगें जो है वो कहा गया है। ठीक है, और ये जो तरंगे हैं आगे चल कर के दो प्रकार की तरंगे जो हैं पाई जाती हैं। ठीक है, बॉडी वेव्स जो हैं वो 2 टाइप्स की हैं। ठीक है, पहला है प्राथमिक वेव्स और दूसरा है द्वितीयक तरंगे। ठीक है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ये 2 प्रकार की तरंगे जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो पहली है बॉडी वेव्स कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की हो गई। ठीक है, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे हो गई। अब अगर हम बात करें प्राथमिक तरंगों की, तो प्राथमिक तरंगों के अंतर्गत प्राइमरी वेव्स इनको कहा जाता है और इसी के आधार पर इसका नामकरण हो गया है पी वेव्स। ठीक है, पी वेव्स जो है इनको कहा जाता है, शॉर्ट में इनको पी वेव्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये तरंगें ऐसी है जैसे नाम से ही प्रतीत हो जाता है इसका कि प्राथमिक, यानी कि सबसे पहले आती होंगी और सबसे पहले वही आएगा जो फास्ट होगा। ठीक है, तो ये तरंगे जो हैं क्या है, सबसे तीव्र चलने वाली ये तरंगे हैं और अर्थ सरफेस के ऊपर, धरातल के ऊपर जो है वो सबसे पहले आकर के ये पहुंचती हैं। और इन तरंगों का जो बिहेव है वो हमारी साउंड वेव्स की तरह होती हैं, इनकी फास्ट जो हैं ये चलती हैं। और सबसे बड़ी इनकी विशेषता क्या है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रकार के माध्यम से जो है ये तरंगे गुजरती हैं। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का अर्थ सरफेस बीच में आता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे तरल अवस्था में हो, चाहे गैसीय अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, उन तीनों माध्यमों को ये तरंगे जो हैं वो पार कर जाती हैं। और पी तरंगों की दिशा, कंपन की जो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ वेव्स जो है, और तरंगों की दिशा, ठीक है, ये जो है वो पैरेलल चलती हैं, समानांतर जो हैं वो चलती हैं। और समानांतर चलते चलते जो है ये क्या करती हैं, जब ये संचरण करती हैं तो उसी दिशा में, जिस दिशा में ये जा रही होती हैं उसी दिशा में क्या डालती हैं, प्रेशर जो है वो डालती हुई चली जाती हैं। ठीक है, और जिसके कारण चट्टानों में संकुचन, फैलाव, ठीक है, की प्रक्रिया जो है होती है। संकुचन और फैलाव जो है मतलब सिकुड़ना और फैलना, दोनों प्रकार जो है इसके कारण, इन चट्टानों के कारण होता है। यहाँ पे आप लोग इस इमेज में आप लोग देख रहे हैं कि इन तरंगों की जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में जो है आगे की तरफ ये जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में
एक्सपेंशन हो रही है, फैलाव हो रहा है, कंप्रेशन भी बीच में हो रहा है, यहाँ पे सिकुड़ रही हैं इस स्थान के ऊपर, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फैलाव हो रहा है इसका। ठीक है, तो जिस दिशा में जाती हैं उसी दिशा में जो है ये क्या डालती चली जाती हैं, दबाव जो है वो डालती हुई जाती हैं। ठीक है, तो ये हुई प्राइमरी वेव्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स की। ठीक है, द्वितीयक तरंगों की। जो द्वितीयक तरंगे हैं इनको एस वेव कहा जाता है, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, एस तरंगे जो हैं इनको कहा जाता है। और ये जो एस तरंगे हैं ये धरातल पर जो हमारे पी वेव्स हैं उन पी वेव्स के पश्चात जो हैं वो पहुंचती हैं। ठीक है, इस भाग के ऊपर जो है प्राइमरी वेव्स के पश्चात ही ये धरातल के ऊपर आकर के पहुंचेंगी। और इनकी जो विशेषता है ये सिर्फ हमारा जो सॉलिड पार्ट है, ठोस भाग जो होता है उसी में से ये गुजरती हैं। अगर बीच में कहीं तरल हिस्सा आ जाता है या फिर गैसीय अवस्था बीच में आ जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, और इनका जो कंपन की जो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, और तरंगों का जो डायरेक्शन ऑफ वेव्स है। ठीक है, तरंगों की दिशा और कंपन की दिशा। ठीक है, ये जो हैं सारी की सारी जो है समकोण आपस में बनाती हैं, राइट एंगल के ऊपर जो है चलती हैं। यानी कि जिस पदार्थ से गुजरेंगी उसमें अब क्या करेंगी, जब जो समकोण बनाएंगी तो उभार और गर्त का निर्माण जो है ये करती चली जाएंगी। ठीक है, ट्रफ एंड क्रस्ट जो है ये बनाती हुई जाएंगी। ठीक है, इस भाग के कारण जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी दिशा क्या हुई, ये जा रही हैं इस तरह से। ठीक है, समकोण बनाती हुई आगे की तरफ जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो इसके कारण क्या होगा, ठीक है सॉरी, इसके कारण क्या होगा कि ऊपर उभार और गर्त, ट्रफ एंड जो क्रस्ट है वो बनाती हुई आगे की तरफ जो है ये तरंगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये हुआ दूसरा प्रकार। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार, जो दूसरे प्रकार की हमारी मुख्य जो चट्टाने सॉरी तरंगे हैं उन तरंगों की बात हम करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स। ठीक है, धरातलीय तरंगे जो है इनको हम कहते हैं। धरातलीय तरंगों के अंतर्गत हम बात करें, जो अब ये धरातलीय तरंगे कहाँ से उत्पन्न हुई, जो हमारी बॉडी वेव्स हैं, पहले वाली जो तरंगे हैं वो तो उत्पन्न हुई जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ उस स्थान से। लेकिन जो धरातलीय तरंगे हैं ये तरंगे उत्पन्न हुई बॉडी वेव्स और धरातलीय जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं। ठीक है, उन रॉक्स के बीच में होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया के कारण जो है वो नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, और इन नई तरंगों को ही हम क्या बोलते हैं, धरातलीय तरंगे। और जैसा नाम से प्रतीत है कि धरातल के ऊपर ही चलती हैं, ग्राउंड सरफेस के ऊपर ही ये चलती हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, धरातलीय तरंगे जो है कहा गया है। ठीक है, और ये जो तरंगे हैं इनको जो हमारा भूकंप लेखी है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, इनको सबसे लास्ट में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आती ही सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट में है, अभिलेखित जो है सबसे लास्ट में ये होती हैं। ठीक है, अब और क्योंकि ये तरंगे जो हैं सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव सबसे ज़्यादा होती हैं, जान माल की जो क्षति है वो धरातल के ऊपर यही तरंगे जो है वो करती हुई जाती हैं। जैसे आगे पीछे जो है हिलती हुई जाएंगी तो उसके कारण जो है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो ये तरंगे जो है क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो करती हुई जाती हैं। तो ये तरंगे जो हैं सबसे ज़्यादा क्षति जो है वो हमारे धरातल के ऊपर पहुँचाती हैं। ठीक है, तो ये हुई तरंगों के प्रकार। अब हम बात करते हैं हमारे जो शैडो जोन है, शैडो जोन ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, भूकंप का जो छाया क्षेत्र है, भूकंप के छाया क्षेत्र के अंतर्गत हम जो है देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस स्थान के ऊपर भूकंप जो है उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये क्या है, हमारा केंद्र है, फोकस है, हाइपोसेंटर है, और इस हाइपोसेंटर से दो प्रकार की तरंगें जो हैं जो आगे की तरफ निकली। जो केंद्र है, केंद्र से दो प्रकार की तरंगें निकली। कौन सी निकली, एस वेव और पी वेव। ठीक है, एस वेव जो है जैसा आपने पढ़ा कि सिर्फ वो ठोस माध्यम से गुजरती है, जबकि जो पी वेव्स हैं वो तीनों प्रकार के माध्यमों को पार कर जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो एस वेव्स हैं जो केंद्र से उत्पन्न जब होंगी तो वो सिर्फ इस तरह से ठोस माध्यम से गुजरती हुई इस तरफ जो है वो निकल जाएंगी।
ठीक है, दोनों तरफ जो है इस तरह से निकल जाएंगी। लेकिन पी वेव्स क्या हैं, वो तीनों प्रकार के माध्यम से गुजरेंगी, वो सीधे इस तरह से जो है आगे की तरफ जो है गुजरती चली जाएंगी। क्योंकि चाहे धात्विक करोड़ हो या फिर हमारा केंद्रीय भाग हो, पृथ्वी का केंद्रीय भाग हो, ठीक है, या फिर जो मेटल है, सीमा है, निफे अगले टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे, तो उन तीनों माध्यमों को पार करती हुई चली जाती हैं। लेकिन ये तरंगे जो हैं, जो एस और पी वेव्स हैं, ये इस तरफ जो है मुड़ जाती हैं, ठीक है। एस वेव हो चाहे जो एस वेव ऊपर ही मुड़ जाएंगी, लेकिन पी वेव जो है तीनों को पार कर जाती हैं। तो उसके कारण होता क्या है कि इस भाग में अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 103 लिखा है यहाँ पे, यहाँ होगा 105, ठीक है, डिग्री, ठीक है। इस तरह भी 105 डिग्री से लेकर के यहाँ नीचे जो है 145 डिग्री, यहाँ 142 डिग्री जो है लिखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से पी वेव जो है सीधी सीधी चली गई, इस तरफ एस वेव जो है मुड़ गई, लेकिन 105 से लेकर के 145 डिग्री का जो हिस्सा है, इस हिस्से में किसी प्रकार का भूकंप महसूस नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे कंपन उत्पन्न नहीं हुई, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भूकंप महसूस नहीं होगा, तो इसको क्या कहा जाता है, शैडो जोन जो कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये शैडो जोन किसका हुआ, प्राइमरी वेव्स का। प्राइमरी वेव्स तो सीधी सीधी चली गई, ठीक है, तो इसको प्राइमरी वेव्स शैडो जोन या पी तरंग छाया क्षेत्र जो है कहा जाता है। इसी तरह से इस तरफ भी, ठीक है, 105 से लेकर के 145 डिग्री का जो हिस्सा है, यहाँ पे भी किसी प्रकार का भूकंप महसूस नहीं होगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको भी पी तरंग छाया क्षेत्र का नाम जो है इसको दिया जाएगा, ठीक है। कभी कभी जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं कि छाया क्षेत्र क्या है और पी तरंग छाया क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में जो है पाया जाता है। तो ये तो हमने बात की पी वेव्स जो हमारा शैडो जोन है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं जो एस शैडो जोन एरिया है, एस शैडो जोन। अब एस वेव्स जो हैं, जैसे फोकस से आई एस वेव्स और वो तो ऊपरी मुड़ गई, जहाँ जहाँ सॉलिड एरिया है उससे मुड़ गई वो ऊपर, ठीक है। लेकिन वो जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग जो है विस्कासी अवस्था में है, ठीक है, सेमी सॉलिड पोजीशन में जो है वो अब हमारा पृथ्वी का एक केंद्रीय भाग जो है पाया जाता है। तो हमारी एस वेव जो है वो ऊपरी खत्म हो गई, वो तो नीचे आई नहीं, ठीक है। लेकिन इसका जो शैडो जोन एरिया है वो क्या हो गया, इस तरह से ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो हमारा शैडो जोन के अंतर्गत, किसका शैडो जोन एरिया बन गया, ये एस तरंग छाया क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है 105 से लेकर के इस तरफ जो है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से ये जो पूरा एरिया है, ये सारा का सारा एरिया जो है हमारा क्या बन गया, एस तरंग छाया क्षेत्र जो है वो बन गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप घर में सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई का पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई का पूरा फ़ायदा उठाएं। आपका भविष्य जो उज्जवल हो, आप स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।